तो आरओ और एआरओ के लिए आज ये हमारा सामान्य अध्ययन का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 60 प्रश्न मैंने जो है आपको पहले पार्ट में करा दिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, आपको प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज जो है हम 61 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे और टोटल आपको इसमें भी आपको 60 क्वेश्चन जो है आपको करवाया जाएगा। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न नज़र आ रहा है और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपको कि नीचे दिए हुए दोनों कथनों पर आपको विचार करना है, जिसमें एक कथन आपका ए है और दूसरा दूसरा उसके साथ कारण आपको आर कहा गया है। तो अब देखिए कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान जो है प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है और कारण देखिए आर कह रहा है कि नमक बर्फ़ के जमाव बिंदु को जो है बढ़ा देता है। तो उपरोक्त दोनों कथनों में से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए ए आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर कर रहा है और ए आर सही है, पर ए सही व्याख्या नहीं कर रहा है, आर करता है। आर नहीं करता है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। तो देखिए अगर 61 नंबर प्रश्न की बात करें तो विकल्प हम इसमें सी लगा देंगे। ए आपका सही है परंतु आपका आर जो है इसमें गलत है। देखिए नमक यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl इसे कहते हैं और यह बर्फ़ यानी पानी के ठोस रूप को जो है मिश्रित कर देने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान जो है हमें प्राप्त हो जाता है। अगर कथन ए सही है, परंतु आपका आर जो आपको दे रखा है कि नमक बर्फ़ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है, यह आपका गलत कह रहा है, क्योंकि नमक के मिश्रण से जल का क्वथनांक बढ़ता है, जबकि नमक को जल और बर्फ़ में मिलाने पर जल और बर्फ़ का जमाव बिंदु आपका कम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ए सही कर देंगे, परंतु आपका आर जो दे रखा कारण वह आपका गलत हो जाएगा। तो अब 62 नंबर देखिए, फिर आपको कथन और निष्कर्ष से ही आपका कारण और निष्कर्ष ही है। तो देखिए कथन कह रहा कि प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक यानी ऊर्जस्वी होता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जो आपका कह रहा है कि वर्ण क्रम में अगर रखा जाए तो जो आपका रेड लाइट है यानी लाल प्रकाश जो है वह हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा जो है देता है। तो देखिए कारण क्या कह रहा है, लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वह हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। तो आपको कूट भी यहाँ पे दे रखा है, आप कूट के माध्यम से जो है उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। तो अगर 62 की बात करें तो देखिए ए गलत है। क्या है? ए गलत है आपका। देखिए ए आपका कथन ही आपका गलत है और आर, परंतु आपका आर जो है ना, आर आपका सही है। ये आपका आर सही है। तो देखिए अगर बात करें हरे रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपकी कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो आपकी है वह अधिक होती है। तो ये तो कारण तो हमारा सत्य है। और बात करें तो प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसकी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर बात करें तरंग दैर्घ्य अधिक होने पर ऊर्जा कम और तरंग दैर्घ्य कम होने पर ऊर्जा अधिक होगी। इस कारण हरा रंग जो है लाल रंग से जो देखिए इस कारण हरा रंग जो है वह लाल रंग से ज़्यादा आपका ऊर्जा जो है देगा। ये गलत है, किंतु आर आपका सही हो जाएगा। तो अब देखिए आपका 63 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है त्वरित आघातों से भवनों को बचाने के लिए त्वरित चालकों का उपयोग किया जाता है। त्वरित चालकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से आपको जो है सत्य का चुनाव करना है। तो यही कह रहा कि देखिए ऑप्शन नंबर ए कि त्वरित चालक अपने शीर्ष पर एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं जिससे कि त्वरित अधिमान्य रूप से इस पर ही आघात करें। तो ये क्या कथन आपका क्या कह, ये सही कह रहा है प्रश्न एक। तो अभी देखिए ये तो आपका कहीं सही नहीं कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि त्वरित चालक भवन की सतह पर आवेश यानी धारा को एक समान रूप से वितरित कर आघात के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो क्या यह सही है? यह भी नहीं सही है। विकल्प देखिए तीसरा कि त्वरित चालक, अभी देखिए अभी इस पे हम कोई निशान नहीं लगाएंगे। अब नीचे आपको देखिए यहाँ पे कूट आपको दे रखा है, कूट।
तो आपको कूट के माध्यम से जो है इसको मिलान करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको देखिए, क्वेश्चन आपका बड़ा है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा आरओ और एआरओ में। तो यहीं देखिए थर्ड कह रहा कि तड़ित चालक सारे आवेश धारा को भूमि के काफ़ी अंदर ले जाते हैं। और 4 कह रहा है कि तड़ित चालकों को भवन के किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थापित किया जाना चाहिए। अगर इसमें बात करें कूट के माध्यम से, तो देखिए कूट के माध्यम से अगर बात करें विकल्प नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला देखिए, पहला, तीसरा और चौथा हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा इनकरेक्ट होगा। देखिए तड़ित क्या होता है? तड़ित मतलब आकाशीय बिजली। क्या? तो आकाशीय बिजली आघातों से अगर भवन, देखिए आकाशीय बिजली जब आपके मकानों यानी भवनों को बचाने के लिए तड़ित चालक का इस्तेमाल भवनों के छतों पर होता है। तड़ित यानी जो बिजली आपकी गिरती है ना, जो तांबे के तार का बना होता है, ये अपने शीर्ष पर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, जिससे कि तड़ित यानी आकाशीय बिजली आपके अधिमान्य रूप से इसे जो है आकाशीय बिजली चालक पर ही आधारित कर तड़ित चालक को भवन की किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाता है। इसका दूसरा भाग भी दबा दिया जाता है, जिससे जब आकाशीय बिजली आपकी गिरती है तो उसे तड़ित चालक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और विद्युत आवेश भवन को किसी नुकसान के जमीन पर काफ़ी अंदर तक स्थानांतरित कर दिया जाता है और भवन को जो है अच्छी तरह से सुरक्षा मिल जाती है। आगे देखिए आपका 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए यही कह रहा है कि आयनी यौगिकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आयनी, देखिए कह रहा है आयनी यौगिक अल्कोहल में अभिलय होते हैं। सेकंड कह रहा कि ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो केवल कह रहा है केवल एक है, केवल दो है और एक और दो दोनों है, या डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 64 है। अगर बात करें 64 में, देखिए ऑप्शन नंबर केवल आपका एक सत्य हो जाएगा। यह आपका एक सत्य हो जाएगा कि वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहते हैं। अब बात करें तो आयनिक यौगिक में विद्युत अपघटय जल में डालने पर धनात्मक एवं ऋणात्मक भागों में यह बढ़ जाते हैं। यह यौगिक कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं, जबकि आयनी यौगिक में अपने जलीय विलयन में विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो ऑप्शन हम पहला हमारा एक सत्य हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर कह रहा कि देखिए आपको मिलान सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूचियों का उपयोग करके कूट का जो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो वॉशिंग सोडा दे रखा है। क्या दे रखा है? वॉशिंग सोडा दे रखा है आपका। तो देखिए वॉशिंग सोडा दे रखा है। वॉशिंग सोडा जो आपका होता है वो क्या होता है? तो देखिए अगर बात करें तो वॉशिंग सोडा दे रखा है ना, वॉशिंग सोडा कार्बोनेट को, देखिए वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट को, वॉशिंग सोडा जो आपका हो जाएगा वह सोडियम कार्बोनेट को, और आपका दे रखा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो हो जाएगा, कास्टिक सोडा वह आपके कास्टिक सोडा व सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अब फिर बात करें आपका नीला थोथा दे रखा है। नीला थोथा जो है वह कापर सल्फेट को, देखिए कापर सल्फेट कहाँ दे रखा है? दूसरे नंबर में दे रखा है। और एक बचा हाइपो का, वह आपका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। यानी ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और आपका डी का 3। तो देखिए ऑप्शन हम बी विकल्प इसमें करेक्ट कर देंगे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह मिलान हमारा सही होगा। अब देखिए आपका 66 नंबर, फिर आपको देखिए यहाँ पर आपको कूट दे रखा है, फिर आपको मिलान ही करना है। थोड़ा सा अगर आप देखिए क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है मोबाइल को रोटेट स्क्रीन पर करिए, आपको क्वेश्चन बड़ा भी दिखेगा और समझ भी आएगा। क्योंकि देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाना है, जितना ही लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह बड़े एग्जामों में नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है और सूचियों का जो है उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जी.डी. वाटसन दे रखा है। क्या दे रखा है? जी.डी. वाटसन जो थे वह आपके क्या थे? तो जी.डी. वाटसन जो थे ना, वह आपके किससे संबंधित थे? तो वह आपके आणविक जीव विज्ञान यानी आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल से थे संबंधित। अब बात करें आपका लुईस पाश्चर दे रखा है। लुईस पाश्चर का जो संबंध था वह आपका सूक्ष्म जैविक यानी माइक्रोबायोलॉजी से था। और आपका दे रखा है क्या?
काल नीलनाश दे रखा है। काल नीलनाश किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे आपके वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी से। वर्गीकरण विज्ञान यानी आपको टैक्सोनॉमी से, और एक व चार्ल्स डार्विन जो संबंधित थे वो आपके विकास से यानी डेवलपमेंट से संबंधित थे। तो यह देखिए, अगर विकल्प हम बात करें तो देखिए विकल्प हमारा ए का तीसरा और बी का दूसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा विकल्प, हम इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 60 नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है एंजाइम के संबंध में। तो देखिए कह रहा है वह जैव उत्प्रेरक हैं, तो ये तो हमारा फर्स्ट कह रहा है कथन। और यही दूसरा कथन कह रहा है कि वे शरीर में उसी स्थान पर अपने कार्य करते हैं जहाँ वह उत्पादित होते हैं। तो कौन सा इसमें अगर कूट्स का सही मिलान किया जाए तो देखिए केवल एक, केवल दो, दोनों, या ना तो आपका एक ना तो आपका दो। तो 67 नंबर प्रश्न है। तो देखिए विकल्प हमारा अगर बात करें तो दोनों ही इसमें हमारे कूट जो है सही हो जाएंगे। देखिए एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। यह जीवों और पौधों में होने वाली क्रियाओं एवं अभिक्रियाओं के वेग को जो है परावर्तित करते हैं। अब यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो जैविक कोशिकाओं में बनते हैं। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। वह शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वह उत्पादित होते हैं, अर्थात किसी एक जैविक क्रियाओं के लिए एक विशेष एंजाइम निश्चित होता है। एक एंजाइम द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। अतः हम विकल्प नंबर सी दोनों हमारे जो है इसमें कूट सही हो जाएंगे। अब 68 यही देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित का कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नील हरित शैवाल आपका क्या दे रखा है? नील हरित शैवाल आपका जैव उर्वरक दे रखा है। क्रायोसोपा का माहो निमंत्रण है। और बायो 9002 का सरसों का क्लोन है। और एंजियोबैक्टर का संबंध आपका जीव कीटनाशी से है। तो 60 अगर देखिए जो आपका अगर बात कर देखिए ये तो हमारा जो है इसमें सुमिलित नहीं है, यह सुमिलित नहीं है। बाकी देखिए एंजियोबैक्टर जो है जीवाणु है वह शैवाल तथा कवक वातावरण से नाइट्रोजन लेकर जो है जो है देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि जो आपके क्या दे रखा है आपको एक्जोबैक्टर जीवाणु यहाँ देखिए विकल्प नंबर डी में दे रखा है कि एक्जोबैक्टर जीवाणु जो होते हैं वह आपके शैवाल तथा कवक वातावरण में नाइट्रोजन से उसे उर्वरक के रूप में बदलते हैं। यहाँ पे आपका कीटनाशक दे रखा है ना, ये इस वजह से नहीं होगा, यह बदलते हैं। और यह स्वतंत्र रूप से जो है आपके जो है N2 को स्थिरीकरण करते हैं, परंतु उनका उपयोग कीटनाशक के रूप में जो है प्रयोग नहीं किया जाता इनका। यह सभी एक बीजपत्री एवं द्विपत्री फसलों में पाए जाते हैं। स्पष्ट यह है कि एक्जोबैक्टर कीटनाशी नहीं है, यह कीटनाशी नहीं है। तो मैंने इस पर एक्सप्लेन आपको कर दिया, यही आपका जो है सुमिलित नहीं है। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए कह रहा है क्या कि एंडिनो वायरसो क्या कह रहा है, एडिनो वायरसों में एकल तंतु डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल संजीन यानी जीनोम होते हैं, जबकि आपके रेट्रोवायरसों में द्वितंतु एवं डीएनए संजीव जीनोम होते हैं। अब सेकेंड कह रहा है कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होते हैं, जबकि एड्स HIV आपके रेट्रोवायरस के कारण होते हैं। तो 69 प्रश्न में अगर बात करें देखिए विकल्प तो आपको 4 दे रखे हैं। इसमें अगर बात करें तो देखिए हम इसमें विकल्प नंबर कौन सा लगाएंगे। विकल्प हम इसमें केवल देखिए केवल बी विकल्प यानी केवल दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा केवल दूसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब यही बात करें दूसरे का तो आपका एडिनो वायरस एक ऐसा गैर आवृत्ति यानी नॉन इन्वॉल्वमेंट वायरस है जो सामान्य श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका आनुवांशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंड डीएनए युक्त आपके न्यूक्लियो कैप्सिड से होता है। श्वसन तंत्र बीमारी जैसी जुकाम सामान्यतः एंटीनो वायरस के कारण ही होते हैं, जो एड्स एक्वायर्ड यानी देखिए एक्वायर्ड इम्यूनोडेंसी सिंड्रोम HIV
जो है वायरस के द्वारा होता है। HIV एक आपका रेट्रो वायरस है जिसका वो आपके उष्मायन अवधि जो है बहुत ज़्यादा होती है। उष्मायन अवधि वह समय होता है जब लक्षण और संकेत किसी बीमारी की ओर दिखाई देते हैं, और HIV का उष्मायन काल सप्ताह से लेकर कई वर्षों तक का ही होता है। तो ऑप्शन हम बी विकल्प इसमें देखिए, बी विकल्प यानी दूसरा नंबर हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा नीचे दिए गए कथनों आपको कथन दिए गए हैं। कह रहा मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम होता है। मानव शरीर जो है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। अब कारण दे रखा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम आपके डाइजेस्टस विद्यमान रहते हैं। तो अब इसमें बात करें हमारा कौन सा कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन मैं आपको एक बार दिखा दूं। देखिए आपका ऑप्शन इस तरह से है। तो देखिए अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन दे रखा है आपका। ऑप्शन ए तो आपका होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर रहा है। तो देखिए ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आपके एक दूसरे के जो है स्पष्ट रूप से आर ए की व्याख्या सही नहीं कर रहा है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम आपके डाइजेस्टस विद्यमान रहते हैं, परंतु इन दोनों का कोई आपका संबंध नहीं है, यानी इनका इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। और कथन अगर कारण दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। 71 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उल्ब में तरल होता है। कह रहा कि उल्ब में तरल होता है। दूसरा कह रहा कि प्रासरभ ध्वनि आपके क्रम बीक्षण किसी भ्रूण के लिंग का आपके संसूचन कर सकता है। तो अब देखिए इसमें कह रहा केवल एक, केवल दो, और एक और दो दोनों। देखिए इसमें हम विकल्प सी लगा देंगे कि उल्ब यानी एमिनियन तरल पदार्थों का आवरण होता है जो भ्रूण को गर्भावस्था के दौरान बाहरी क्षति एवं दाब से बचाता है एवं भ्रूण के समुचित विकास एवं हलचल के लिए योग्य वातावरण जो है प्रदान करता है। प्रासरभ्य ध्वनि आपका क्री यानी अल्ट्रासाउंड स्कैन तकनीक में जो है उच्च आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे पेट के जरिए गर्भाशय में भेजी जाती हैं, और यह तरंगे शिशु को छूकर वापस आती हैं और कंप्यूटर इन तरंगों को तस्वीर के रूप में परावर्तित कर देता है, जिसके माध्यम से भ्रूण में लिंग का पता लगाया जा सकता है। अगर बात करें, देखिए नोट में बात करें, भ्रूण वारण का तरल पदार्थ जो है तरंगों के प्रति कोई प्रतिध्वनि नहीं होती है, वह क्रियाएं आसानी पूर्वक हो जाती हैं। आगे देखिए 72 नंबर कह रहा कि आपको कथन और कारण दे रखा है। कह रहा कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में जो है संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। कारण है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों को ही जो है संश्लेषण करता है। तो अगर बात करें देखिए इसमें भी आपका विकल्प नंबर सी देखिए क्या कह रहा है, ए सही किंतु आर आपका गलत है। ए सही है, क्या कह रहा है देखिए, ए सही है आपका, किंतु ए सही है, आर आपका गलत है। कि उपरोक्त प्रश्न में अगर बात करें तो कथन सत्य, कारण आपका गलत है, क्योंकि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात मानव शरीर स्वयं विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। विटामिन मुख्यतः भोजन के द्वारा ही हम भोजन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों को मानव शरीर के द्वारा अत्यंत कम मात्रा में संश्लेषित किया जाता है। तो ये देखिए हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या कह रहा है, ए सही है किंतु आर आपका गलत है। अब देखिए कुछ विटामिन दे रखे हैं और उनके प्रचुर क्या दे रखे हैं और उनके स्रोत दे रखे हैं। तो विटामिन बी सिक्स आपका किस में पाया जाता है। तो विटामिन बी6 आपके धान का चोकर यानी राइस ब्रेन, क्या दे रखा है, धान का चोकर राइस ब्रेन,
B6 यानी धान का चोकर, यानी आपका राइस ब्रेन हो जाएगा। अब विटामिन B2 का संबंध किससे हो जाएगा? तो विटामिन B2 जो पाया जाता है आपका कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन B2 आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपके देखिए, और विटामिन ई जो कहाँ पाया जाता है? तो गेहूँ अंकुरित तेल में। विटामिन ई जो आपको पाया जाता है, विटामिन ई गेहूँ अंकुरित तेल में पाया जाता है, और विटामिन के आपका अल्फाल्फा में पाया जाता है। तो देखिए, यह जो आपका है विटामिन B2, यह आपका जो है सुम्मिलित नहीं है, यह कार्ड यकृत तेल में नहीं पाया जाता है। यह आपका कहाँ पाया जाता है? ग्रीन वेजिटेबल में। कहाँ पाया जाता है? तो हरी जो है हरी पत्तेदार सब्जियों में। कहाँ पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार जो है सब्जियों में हमें क्या मिलता है? विटामिन B2 जो है हमें मिलता है। आप देखिए 74 नंबर क्या कह रहा है? 74 नहीं, हाँ 74 ही होगा। तो कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो देखिए, यह जो आपका हो जाएगा ना 74 में, दमन एवं दीव में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव में बात करें तो 618 जो आपकी हैं वह क्या हैं? 618। तो 618 आपकी वह फीमेल यानी महिलाएं हैं। और अगर पुरुष की बात करें इस पर तो 1000 जो है आपके इस पर पुरुष हैं। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश आपके पांडुचेरी में है। पांडुचेरी की बात करें तो 1037 पे 1037 महिलाओं पर आपके आपके 1000 पुरुष हैं। और चंडीगढ़ में ही बात करें, देखिए चंडीगढ़ में अगर बात करें तो 818 क्या है? 818 से आपका देखिए आपका क्लियर हो गया दमन एवं दीव। बस 2 फैक्ट बहुत हैं। आगे देखिए 74-75 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों को सही आरोही क्रम में चुनना है। तो ये जो देखिए सबसे पहले साक्षरता में आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा हो जाएंगे। आपको कहाँ पे करना है? आपको जो है अवरोही यानी आपका घटते हुए क्रम में। किसमें? तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो आपकी साक्षरता वाले 5 जिलों का अगर अवरोही की क्रम में बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में कितना है? गौतम बुद्ध नगर में देखिए, 1 मिनट में आपको फैक्ट बता दूं तो गौतम बुद्ध नगर में यही आपका कितना है? तो 80.1%, 1.12%। और यही बात करें कानपुर नगर में कितना है? तो देखिए 79 पॉइंट और आपका 71% यही है। और औरैया में बात करें तो औरैया में 78 दशमलव आपका कितना है? 95% है। और आपका बचा इटावा। इटावा में कितना है? इटावा में आपका 78.41% आपका जो है सर्वाधिक साक्षरता है। और गाजियाबाद में देखिए, गाजियाबाद आपको दे रखा है, गाजियाबाद में कितना है? तो आपका 78.1% यह गाजियाबाद में है साक्षरता दर। 76 नंबर देखिए आगे क्या कह रहा है? 76 नंबर। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपका कौन सा कथन सही है? नगरीकरण के क्षेत्र में कह रहा है देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या जो है वह 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। और देखिए दूसरा, 2011 में देश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या जो है वह 53 नगर संकुल थे। अब देखिए ऑप्शन मैं आपको दिखा दूं। ऑप्शन यहाँ देखिए कह रहा है कि नीचे, अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए। तो अगर देखिए इसमें आपका केवल 2 आपका सही हो जाएगा। कौन सा? इसमें आपका केवल 2 सही हो जाएगा। इसमें 2 सही हो जाएगा, ये आपका पहला गलत हो जाएगा। कि जनगणना देखिए अगर बात करें तो देखिए अगर बात करें जनगणना, देखिए जनगणना 2000 अगर बात करें जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता दर अगर 5 जिले अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपका देखिए मैंने 5 जिले तो आपको बताया ही था। तो ऑप्शन इसमें बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 76 है ना? 1 मिनट, 76 है, 1 मिनट, 76 है ना? 76 का 1 मिनट, 76 है। देखिए आपके दोनों सही हो जाएंगे। 76 में आपका देखिए दोनों सही हो जाएंगे कि
भारत में नगरीकरण के संदर्भ में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आपकी नगरीय जनसंख्या जो है आपकी वह 70.2% है आपका। यह प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है और 2011 में देश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या जो है वह 53 नगर संकुलित हैं। अब देखिए 77 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपको कूट से निम्नलिखित नगरीय केंद्रों को जनसंख्या 2011 के सही आरोही क्रम में जो है अनुसार लगाना है। तो नगरीय केंद्र दे रखा मेरठ, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी। तो देखिए 2011 के अनुसार अगर उक्त नगरों के आरोही क्रम में लिखें तो सबसे पहले कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में। किसमें, गाजियाबाद में कितना है, तो आपका देखिए 23, 58, 525, ये आपका गाजियाबाद में हो गया। और उसके बाद आप देखें आगरा दे रखा है, आगरा में कितना है, तो आगरा में है 17, 46 और 467। अब कौन है, तो वाराणसी कितना है, तो 14, 35 और 113, यह जो आपका है वह वाराणसी में है। अब बात करें मेरठ में कितना है, तो 14, 24, 908, यह जो आपका है वह मेरठ का है। तो उत्तर देखिए, तो अगर बात करें देखिए हमारा ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सबसे पहले आएगा, फिर तीसरा आगरा आएगा, चौथा आपका जो है वाराणसी, फिर आपका लास्ट में मेरठ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, लॉरेंस वक्र दे रखा है, इधर आपका कर्व दे रखा है, इधर आपका इंडिकेशन दे रखा है। तो आपका देखिए क्या है, इन्फ्लेक्शन है और आपका रोजगार है। तो आपका फिलिप्स वक्र से जो आपका संबंध है, लॉरेंज वक्र दे रखा है, इसका ग्राफ के माध्यम से आय वितरण को संदर्भित किया जाता है। क्या किया जाता है, तो लॉरेंज वक्र का जो दे रखा है, लॉरेंज वक्र का इसका जो है आपके ग्राफ के माध्यम से, किसके, ग्राफ के माध्यम से वितरण को जो है संबोधित किया जाता है। तो देखिए अगर थोड़ा मैं छोटा और कर दूं, तो देखिए पहले का आपका जो हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर, पहले का तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा, और दूसरे का आपका पहला पहला हो जाएगा, और सी का चौथा हो जाएगा, और एक बचा आपका जो है वह दूसरा हो जाएगा। यानी आप देखिए विकल्प नंबर ही हमारा, इसमें सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लॉरेंज वक्र इसके ग्राफ के माध्यम से आय वितरण को संदर्भित किया जाता है, जिसको 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा आय वितरण का असमानता के प्रतिनिधित्व करने के लिए विकास किया गया था। और फिलिप्स वर्ग दे रखा है, फिलिप्स वर्ग क्या है, तो देखिए इसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगार के मध्य एक स्थिर और उल्टा संबंध होता है, इसके बारे में बताया गया है। आपका एंजल वर्ग दे रखा है, एंजल वक्र क्या है, तो एंजल वक्र जो है यह किसी वस्तु या सेवा पर घरेलू व्यय और आय के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। और आपका दे रखिए क्या दे रखा है, लाफर वक्र दे रखा है, लाफर वक्र इसके द्वारा कर दरों और कुल राजस्व के माध्यम से इसका संबंध बताया जाता है। कह रहा कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। देखिए कह रहा कि कथन कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित था। और देखिए कह रहा कारण गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में से अधिक है। तो देखिए विकल्प हम डी लगा देंगे, ए गलत है परंतु किंतु आर सही है, यानी ए गलत है, आर सही है। ये देखिए भारत विश्व में शुगर का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं द्वितीय उत्पादक राज्य है। यहाँ विश्व का लगभग आपका 19% जो है गन्ना पैदा किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल होने के कारण इसको 20 डिग्री से 27 डिग्री का औसत वार्षिक तापमान 100 से 200 सेंटीमीटर के औसत वार्षिक उपयुक्त होता है। गन्ने का फसल तैयार होने का समय वर्ष का अभाव काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें शर्करा की मात्रा में वृद्धि की जाती है
अगर बात करें भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्रमुख जो है गन्ना उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथन में एक आपका सही नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि यूपी सी ए आर का आपका कहाँ पर है, तो ये देखिए आपका कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, ये आपका लखनऊ में स्थित है। और आई देखिए क्या दे रखा है, IARI, तो यह जो आपका है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, तो ये है आपका IBRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च, यानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। कहाँ पे, तो इज्जत नगर में स्थित है। तो ये का क्या हो जाएगा, ये का आपका नई दिल्ली हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, IBRI, यह इंडियन वेटरनरी रिसर्च उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है। आपकी कानपुर में नहीं है, कहाँ पर, यह उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है। और क्या दे रखा है, NDRI जो है आपका करनाल दे रखा है। तो स्थित एक प्रमुख डेयरी है, अनुसंधान है, जहाँ इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वह 1923 में हुई थी। देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से एक सुमेलित नहीं है। अब तेल शोधन आपका दे रखा है मथुरा, क्या दे रखा है, तेल शोधन जो आपका दे रखा है उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र गोरखपुर, प्रयागराज, फूलपुर। तो देखिए तेल शोधन आपका जो दे रखा है, इसका जो संबंध हो जाएगा वह आपके मथुरा से हो जाएगा। और उर्वरक जो क्षेत्र दे रखा है, उर्वरक क्षेत्र आपका, तो उत्तर प्रदेश में उर्वरक क्षेत्र आपका गोरखपुर, प्रयागराज, फूलपुर और कानपुर, बरेली में स्थित है। लखनऊ में नहीं है। कहाँ पे, तो आपका लखनऊ में नहीं है। कालीन उद्योग भदोही और एल्युमिनियम उत्पादन आपका सोनभद्र। अब देखिए आपका 82 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा ऊंची रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख प्रवाह होगा। सेकंड कह रहा है वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI ने रेपो रेट आपके रिवर्स रेपो रेट पर भरोसा जो है किया है। अब देखिए यहीं पर ऑप्शन आपको देखिए ऑप्शन दिखा रहा हूँ। अगर बात करें इसमें हमारा देखिए विकल्प नंबर हमारे दोनों हो जाएंगे, यानी आपका देखिए इसमें दोनों सत्य हो जाएगा, पहला और दूसरा, कि रेपो रेट वह ब्याज दर है जिसमें RBI वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। रेपो रेट बढ़ाने पर साख प्रवाह जो है वह कम हो जाता है और घटाने पर साख प्रवाह जो है बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा आपका मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है परिवर्तित किया जाता है। RBI द्वारा घोषित कोषों को सीमांत लगान आधारित उधारी दर यानी आपका मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR को उद्देश्य क्या है। देखिए यह कह रहा है 83 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। तो क्या ये सही है, ये आपका सही नहीं है। आगे देखिए, आगे सेकंड नंबर कह रहा है ये आपका दिशा निर्देश बैंक शाखा की उपलब्धता एवं ब्याज ऋण दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करता है और जो ऋण लेने वाले बैंकों के लिए आपका यह न्याय संगत है। तो अब देखिए इसमें अगर बात करें विकल्प, इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपको देखिए ध्यान से देखेंगे ऑप्शन तो आपको नीचे मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। इसमें हमारे दोनों जो है क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 84 नंबर कह रहा है कि निम्न पर आपको विचार करना है। कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक। कह रहा है इन बैंकों को स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम आपको बताना है। देखिए भारतीय स्टेट बैंक जो है
आपका 1955 में हुआ था। कहाँ पर? तो भारतीय स्टेट बैंक जो आपका हुआ था वह कब हुआ था? 1955 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और नाबार्ड दे रखा है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड का हुआ था 1942 में, 1982 में। अग्रणी अग्रणी बैंक योजना, तो अग्रणी बैंक योजना 1969। और एक बचा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975। तो देखिए अब बात करें विकल्प, हम बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, यानी पहले चौथा, फिर दूसरा, पहला और फिर उसके बाद तीसरा। 85 नंबर कह रहा है कि राजकोषीय घाटा और आपके बजटीय घाटे से बड़ा होता है। कारण कह रहा है राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर सरकार की अन्य दायित्वों से लेकर अपने खर्च में पूरा करना। तो अब देखिए कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो 85 है ना, 85 में देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे। ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है, कथन सही है। राजकीय कोषीय घाटे का अर्थ होता है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर अन्य दायित्वों से लेकर अपने खर्च पूरे करना। कारण कथनों को स्पष्ट कर रहा है, अतः सही आपका विकल्प ए होगा। अब देखिए आपका 86 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में वैधानिक प्रावधानों के पारित होने में आपके काल क्रमानुसार कौन सा अनुक्रम आपका सही है? कह रहा है विदेशी विनियम नियमन अधिनियम, MRTPC एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार, और थर्ड है प्रतिस्पर्धा अधिनियम, फोर्थ विदेशी विनियम प्रवर्धा अधिनियम। 86 का पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहला, ये आपका पहला सही हो जाएगा, यानी पहले में अगर बात करें पहले ऑप्शन में देखिए आपका दूसरा, पहला, उसके बाद आपका चौथा और लास्ट में आपका तीसरा, यही आपका अनुक्रम आपका आएगा। अनुक्रम ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए कह रहा है शहरी गरीब की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। क्या कह रहा है कि शहरी गरीबी की जड़ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। कारण कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर जो है निम्न होता है। अब देखिए उपरोक्त कथनों पर आपको विचार करना है और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनाव करना है। देखिए क्या होता है कि यह प्राय देखा जाता है, क्या देखा जाता है? ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब देखिए अगर बात करें प्राय देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर बहुत अधिक अधिक जनसंख्या में बढ़ रहे हैं, और जिससे शहरों में गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि शहरी ग्रामीण की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। अतः कथन एक से एक ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च दर का जो है स्तर वह शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। अब कारण आपका सही है, लेकिन आपका अवधारणा जो दे रखा है वह आपका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है। सेकंड कह रहा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो 89 में देखिए 89 में अगर बात करें तो ऑप्शन हम बी लगा देते हैं, केवल आपका दूसरा सही हो जाएगा। देखिए संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के दिनों हितों में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। मूलतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु सरकार को अवधारणा के आधार हैं। अब देखिए 90 नंबर ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत एक जो है संगठनात्मक राज्य है जिसमें आपकी एकात्मक की सशक्ति का आपका तत्व है। कारण कह रहा है भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। अब देखिए हम इसमें लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही किंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में
राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध बनाती है। मूलतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु सरकार की अवधारणा का आधार है। कितना नंबर है? 1 मिनट देखिए, 90 नंबर है। देखिए सॉरी, 90 नंबर है। अगर 90 की बात करें, देखिए ऑप्शन आपका बी तो हमारा सही था ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ की जनता द्वारा सरकार को जो है निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचन होता है। कथन ये सही है। भारत का अपना लिखित संविधान है और यह कारण भी सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब देखिए आगे, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और नीचे दिए कूट का जो है उत्तर चुना कर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत अपना एक संविधानिक देश है। तो देखिए, यह बात है वो आपका 91 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी, ए, आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब देखिए आपका ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ की जनता द्वारा सरकार के एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। और कथन ए सही है कि भारत अपना लिखित संविधान है और कारण भी सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति जो दे रखा है और शपथ और प्रतिज्ञा कौन दिलाता है या कैसे लेता है। तो देखिए, अगर बात करें 92 का, और देखिए ऑप्शन मैं दिखा दूँ तो ऑप्शन आपका यहाँ पे मिल रहा है, आपका बी विकल्प है, यानी ए का तीसरा। यानी भारत का राष्ट्रपति जो है वह भारत की निष्ठा के संविधान के एक निष्ठा है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखने के लिए है। तो अब देखिए बी का जो आपका हो जाएगा वह चौथा हो जाएगा। अब सी की बात करें तो क्या दे रखा है आपका? संसदीय सदस्य दे रखा है। यह कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक आपका निर्वाचन है। ये आपका डी का दूसरा। अब एक कौन बचा? तो संसद सदस्य जो रखा है वह आपका जो हो जाएगा वह सूचना एवं गोपनीयता पर। तो विकल्प हम सी विकल्प सी प्रश्न हम इसमें करेक्ट कर देंगे उत्तर। कह रहा सूची 1 को सूची 2 मिलान करना है। तो अनुच्छेद 100, देखिए अनुच्छेद 15 के 4 एवं अनुच्छेद 16 के 4 में क्या है? लोकसभा सीटें हैं। अब ये इस तरह से देखिए 154 से अन्य पिछड़ा वर्ग है। क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग है। पहले का जो है तीसरा हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? तो पहले का जो हो जाएगा वह तीसरा हो जाएगा। और अनुच्छेद 15 6 एवं 16 का 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। किसके लिए? आर्थिक रूप से जो है कमजोर वर्ग के लिए है। अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4 है। तो ये जो आपका है 15 का 4 16 का 4 जो है ये है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए है। और अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। और अनुच्छेद आपका दो क्या दे रखा है कि अनुच्छेद 243 का डी। तो ये आपका जो है जाएगा, यह आपके स्वतः क्या पंचायती राज संस्थाएं हैं। पंचायती राज जो है संस्थाएं हैं। अब एक बचा अनुच्छेद 330, तो इसका जो समास हो जाएगा वह लोकसभा सीटों से हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के संघीय राष्ट्र के स्थानों पर राज्यों का संघ कहा गया है। कारण कह रहा है भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौतों का परिणाम नहीं है। इसका मुख्य घटक इकाइयों के संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो ऑप्शन ए आर सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत का राज्यों का यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा और भारतीय संघ राज्यों के एकीकरण का परिणाम नहीं है। इस कारण इकाइयों के संघ से पृथक होने का जो है अधिकार भी नहीं है। कह रहा कि
निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा सहकारी सोसाइटी जो है बनाम भारत में एक मूल अधिकार है। क्या है? एक मूल अधिकार है और सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं है। तो अगर बात करें, देखिए इसमें हमारे ए आर दोनों हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे कि सहकारी सोसाइटी लोगों का ऐसा संघ है जो अपनी पारस्परिक लाभ यानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक से स्वेच्छापूर्वक सहयोग करता है और एक सहकारी सोसाइटी बनाएगा। अनुच्छेद 19 का 1 और गया के तहत भारत में एक मूल अधिकार है जो उल्लेखनीय है कि सरकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं आता है। आगे देखिए 95 हो गया। अब बढ़ते 96 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। 96 किधर गया? इसके नीचे है, ये देखिए। अब देखिए क्या कह रहा है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है अनुच्छेद 39 का ए जो है यह सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता से है। तो ये जो हमारा सत्य हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायतों का संगठन है। क्या है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का जो है संगठन है। और अनुच्छेद 44 जो है यह आपका क्या है? तो समान नागरिकता संहिता है। और आपका देखिए अनुच्छेद 48 क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। और यहाँ आपका न्याय और कार्यपालिका से दे रखा है, तो आपका होगा नहीं। अनुच्छेद 48 का जो संबंध हो जाएगा कृषि और पशुपालन का जो है इससे संबंध हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और निम्न गुण का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद दे रखा है। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा 1974 से 1977। पहले का जो हो जाएगा, पहले का दूसरा। और ए एन संजीव रेड्डी 1977 से 1942। 1977 से 1942। और कौन बचा? डॉक्टर हुसैन जो दे रखा है वह आपके 1967 1969। तो ये जो आपका 1967 ये आपको उधर जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1969 से 1974। बीवी गिरी। अब देखिए क्या कह रहा है, संघीय कार्यपालिका एवं मुखिय भारत का राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति की शक्तियों को कोई सीमा नहीं है। तो देखिए आपका 98 का विकल्प ए सही है, किंतु आर आपका गलत है। देखिए क्या हो जाएगा कि संघ कार्यपालिका का मुख्य भारत का राष्ट्रपति होता है, परंतु जो है राष्ट्रपति की शासन संवैधानिक व्यवस्था और विधि विनियमित है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सत्ता के लिए कर सकता है। आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इधर ही होगा 98 नंबर प्रश्न, कहाँ चला गया। कह रहा नीचे दो वक्तव्य दिए। कह रहा संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है और क्या कह रहा है कि कारण राष्ट्रपति की शक्तियों में कोई सीमा नहीं है। तो 98 नंबर प्रश्न है। तो विकल्प हम देखिए, विकल्प आपका इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। क्या सही है? ए सही है। देखिए ए सही हो जाएगा, आर आपका गलत हो जाएगा। देखिए संघ कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, परंतु राष्ट्र की शक्तियों का भी जो है सीमाएं होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां संवैधानिक व्यवस्था और विधि द्वारा विनियमित होता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करता है। कथन ए सही किंतु आर आपका गलत है। 99 देखिए कह रहा है कि दो वक्तव्य दे रखे हैं, कथन आपका आर सही है। कह रहा भारतीय वन सेवा का अस्तित्व 1963 से राज्यसभा की स्थिति का परिणाम है। कारण कह रहा कि राज्यसभा अपने उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से एक से अधिक अखिल भारतीय सीमाओं की जो है निर्मित कर सकती है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन सब मैं चेक करा दूँ, इसमें से ऑप्शन ए सत्य परंतु आर गलत है। अब देखिए अब यह आपका सही हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 312 के फर्स्ट के अनुसार यदि किसी राज्यसभा ने
उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों से एक से अधिक 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है या समाचीन है। संसद भी द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपलब्ध करा सकेगी। और देखिए आज का लास्ट प्रश्न होगा, फिर मैं आपको जो है कल मिलूंगा। कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा कोई व्यक्ति जब जब उसने 30 वर्ष की आयु पूरी ना किया हो तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र है कि नहीं। तो देखिए आपका अगर यह 101 नंबर है तो ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी केवल आपका दूसरा सही हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। अब देखिए 35 वर्ष की आयु जो है पूरा कर चुका हो, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का हो, परंतु राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से आपका हटा सकता है और राज्यपाल का जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण करता है तो संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी जो है ऐसा होता है कि राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसी सदस्य को जो है समाप्त हो जाएगी। आगे देखिए लास्ट प्रश्न है, फिर आपको मैं कल जो है एक नया टेस्ट लेकर आऊँगा। अब देखिए कह रहा है मेल खाता जिनके कार्य में वह शहर कौन सा है। तो देखिए गंगा नदी आपकी क्रमशः शहर दे रखा है, तो गंगा नदी कहाँ पर है। तो गंगा नदी आपका बिठूर, कहाँ पर, गंगा नदी बिठूर। और राप्ती जो है आपका राप्ती दे रखा है, वह आपका जो हो जाएगा वह गोरखपुर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, गोमती दे रखा है, गोमती गोमती का जो हो जाएगा आपका जौनपुर हो जाएगा, गोमती का जौनपुर। सही का जो हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है रिपीट होने के काफ़ी चांस है, क्योंकि आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन कोई नहीं करवाता, छोटे छोटे क्वेश्चन कराकर जो है लोग जो है कराते हैं, लेकिन इसमें आपको देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।